नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे और मेरा नाम है अर्जुन। तो आगे चलते हैं। तो आज मैं आपको क्लास 12th का जो आपका दूसरा चैप्टर है पहले बुक का, वो मैं आपको कराने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपका जो क्लास है वो है 12th, सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री का है और चैप्टर जो है आपका दो है, राजा, किसान और नगर। आप ये ध्यान रखो कि आपके पास क्लास 12th में 3 बुक हैं। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास। तो जो आपका प्राचीन इतिहास है उसमें जो आपका पहला चैप्टर था ईंट मन के तथा अस्थियां, वो मैंने आपको करा दिया है। उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया है, एमसीक्यू भी बता दिया है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको दूसरा चैप्टर कराऊंगा, राजा, किसान और नगर, यानी किंग, फार्मर्स, टाउन्स। ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं आपको 3 पार्ट में ये चैप्टर करा दूंगा या फिर 2 पार्ट में हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 है। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। और आपका कोई सवाल हो या कोई क्वेरी हो और आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो। दोनों का जो यूजर नेम है वो आप सभी के सामने लिखा हुआ है, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पर मेरा जो यूजर नेम है वो सर्च करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप मुझे वहाँ फॉलो कर लेना और आपको कोई सवाल हो मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, ठीक है। उस पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो का लिंक, प्रीवियस पेपर या कुछ सैम्पल पेपर वो आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे ग्रुप का नाम है A.K स्टडी पॉइंट। लोगो कुछ इस प्रकार का है। आगे चलते हैं। और जो इसमें आपका पहला चैप्टर था प्राचीन बुक का, चैप्टर 1 ईंट के तथा अस्थियां, तो इसको मैंने आपको टोटल 4 वीडियो में कराया था, पार्ट 1, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो आप इन चारों वीडियो को जरूर देखें। अगर आप इस 4 वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएगा ये चैप्टर बिल्कुल ईजी, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 था, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो आप इस चैप्टर को जरूर पढ़ें। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप हड़प्पा सभ्यता का इतिहास पढ़ोगे पूरा का पूरा। तो अब हमारा चैप्टर शुरू हो जाता है, राजा, किसान और नगर। तो पहले मैं आपको राजा, किसान और नगर का जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम ये क्यों रखा गया वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक नगरीय सभ्यता था। नगरीय मतलब शहरीकरण या फिर शहर, जैसे शहर होता है ना, शहर में सभी सुविधाएं होती हैं, गांव में नहीं होता। तो शहर को हम नगरीकरण भी कह सकते हैं या फिर शहरीकरण भी कह सकते हैं, और गांव को हम ग्रामीण कह सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था, ठीक है। ईसा पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ। तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व उसका जो समय काल था, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का अंत हो जाता है, वैदिक सभ्यता आ जाता है। तो वैदिक सभ्यता के बाद जो वंश आता है, मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश, नंद वंश, ठीक है। तो इस प्रकार के जो वंश आ जाते हैं, तो इनमें जो राजाएं होते हैं, ठीक है, तो वो आप इसमें पढ़ोगे क्योंकि चैप्टर आगे बढ़ जाता है। ईसा पूर्व 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। तो जब ईसा पूर्व घट जाता है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर आप 600 ईसा पूर्व तक की कहानी इसमें पढ़ोगे इस चैप्टर में। ये पूरा एक सफर रहने वाला है, ठीक है। 1500 ईसा पूर्व से हम चलेंगे 600 ईसा पूर्व तक। तो इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है? तो इसमें आपको राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास पढ़ना है, ठीक है। शिलालेख, इनकी कहानी कैसे बताते हैं ये आपको पढ़ना है। सामान्य पर्यावलोकन, जैसे इसमें आपका थोड़ा वंश जो बदल जाता है। पिछले साल जो है उसमें नंद वंश और मौर्य वंश दे रखा था, लेकिन अब थोड़ा सिलेबस चेंज किया है बोर्ड एग्जाम ने, बोर्ड ने, ठीक है। तो अब आपके बोर्ड में है एक तरह से आपके सिलेबस में मौर्य काल और गुप्त काल, ठीक है। नंद वंश को हटा दिया गया है। और ये जो राजनीतिक आर्थिक इतिहास है, खोज की कहानी, शिलालेख, अपनी लिपि को कैसे पढ़ना, ठीक है। आर्थिक इतिहास की समाज परिवर्तन, अशोक के जो शिलालेख मिले थे, गुप्तकालीन अनुदान, विचार विमर्श, ठीक है, इतिहासकारों द्वारा। तो ये आप इसमें पढ़ोगे, ये टॉपिक है। मैं आपको बारी बारी पार्ट 1 में आपको थोड़ा टॉपिक कराऊंगा यहाँ पर, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखें। और आप एक पेन और कॉपी निकाल लें और साथ के साथ आप नोट डाउन कर सकते हो। आप एक छोटा सा नोट्स बना सकते हो ताकि आपको बिल्कुल ध्यान रहे, याद रहे, समझ में आ जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर।
तो पहले आप ये देख लो कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। आपके सिलेबस में, 1 मिनट, आपके सिलेबस के अनुसार है सभ्यता है और वंश है। तो आपके सिलेबस में जो सभ्यता है वो है हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य वंश और गुप्त वंश। ये 2 सभ्यता और 2 वंश आपका था सिलेबस में, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता मैंने आपको पढ़ा दिया, जिसको मैं कट लगा लेता हूँ, ठीक है, ये आपका हो चुका है। वैदिक सभ्यता से हम शुरू करेंगे, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चलेंगे। तो ये हमारा हो जाता है। इसमें आप एक तरह से एक सभ्यता आपका बच गया, क्योंकि एक आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो। तो एक सभ्यता है, 2 वंश है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले आप ये जान लो वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्या है? तो देखो, वैदिक सभ्यता जो है, ये आप ये ध्यान रखो, जब मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण क्या है, तो उसमें एक कारण आया था आर्यों का आक्रमण। आर्यों का आक्रमण एक कारण आया था, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, ठीक है। आर्यों का आक्रमण। तो आर्य कौन है? तो ये देखो, जो आर्य है ना, इन्होंने ही जो है हड़प्पा संस्कृति या फिर हड़प्पा निवासी के ऊपर आक्रमण किया और उस सभ्यता को तहस नहस किया और अपनी एक नई सभ्यता एक तरह से शुरुआत किया, ठीक है। इसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। इस समय वेदों की रचना हुई थी, इसलिए इसका नाम वैदिक सभ्यता पड़ा। आप ये ध्यान रखो, हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा इसलिए पड़ा था क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई हुई थी, इसलिए उसे हड़प्पा ही रख दिया गया। लेकिन वैदिक सभ्यता में वेदों की रचना हुई थी, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो देखो, आपके सामने बहुत सारे पॉइंट मैंने लिखे हैं, आप इस सभी पॉइंट को एकदम नोट्स बनाकर याद रख सकते हो, लिख सकते हो। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई, ठीक है। और ये जो सभ्यता है, ये आर्यों द्वारा बसाई हुई एक सभ्यता थी, आपको मैंने बताया था। और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। जहां मैं आपको बताऊं, जो हड़प्पा सभ्यता था वो एक नगरीय सभ्यता था, लेकिन वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में नगर के प्रमाण मिले हैं। तो आप आगे देखो, वैदिक सभ्यता का समय काल जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का है। इसे हम 2 काल में विभाजित करेंगे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। आर्यों की जो भाषा है वो संस्कृत है। तो आप ये ध्यान रखो, जो इस संस्कृत में आपको बता रहा हूँ, ये कोई ऐसी वैसी संस्कृत नहीं है। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, 11th में आपके पास, अगर आपके पास अभी संस्कृत है तो आप 11th में भी पढ़ोगे, 12th में भी पढ़ोगे, अगर आपके पास अभी संस्कृत है तो ये संस्कृत कोई ऐसा संस्कृत नहीं जो आप समझ रहे हो, ये अलग टाइप का संस्कृत, ठीक है। आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, लेकिन आप जो संस्कृत पढ़ते हो क्लास 10th 11th और 12th में, उस संस्कृत से बहुत ही अलग संस्कृत है आर्यों की, ठीक है। और जो वैदिक सभ्यता है उसको 2 काल में हम देखते हैं या फिर पढ़ा जाता है। 2 काल कौन कौन से हैं? तो देखो, वैदिक सभ्यता को हम 2 काल में इसलिए देखते हैं क्योंकि पहला जो हमारा काल है उसे हम कहते हैं ऋग्वेद काल, और दूसरे को हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेद का काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। लेकिन आपको ये ध्यान रखो, आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो 1500 ईसा पूर्व है और जो 600 ईसा पूर्व है, इसका समय काल है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। लेकिन इसे हम 2 काल में पढ़ेंगे, तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमारा पहला काल हो जाता है, जिसे हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और हमारा जो दूसरा काल है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को इसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं, क्योंकि ऋग्वेद का मतलब है इस समय ऋग्वेद की रचना हुई थी, ठीक है। ऋग्वेद ग्रंथ है, ऋग्वेद की रचना हुई थी इस समय, किस समय? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी ऋग्वेद की रचना। और 1000 ईसा पूर्व के बाद आते आते कुछ अलग चीज की रचना हुई थी, तो उसे हम उत्तर वैदिक काल में रखते हैं, ठीक है, उत्तर साइड रखते हैं। तो आप यहाँ पे क्या समझे? यहाँ पे आप ये समझ गए कि हड़प्पा सभ्यता कैसा था, किस प्रकार का सभ्यता था, उसका समय काल क्या है, उसे हम 2 काल में किस प्रकार देखते हैं। तो ये सब आपने पढ़ लिया इस स्लाइड में, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब आपका आ जाता है मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य क्या है, इसका नाम मौर्य क्यों रखा गया, साम्राज्य का अर्थ क्या होता है, यह मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, मौर्य वंश नंद वंश को खत्म करके आया था। आप ये ध्यान रखो, नंद वंश आपके सिलेबस में नहीं है, आप इसको ज़्यादा मत पढ़ना, लेकिन नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया था, इसलिए आपको थोड़ा नंद वंश को पढ़ना पड़ेगा, तब आपको नंद वंश के बारे में थोड़ा पता चलेगा, मौर्य वंश के बारे में थोड़ा पता चलेगा, ठीक है।
तो मौर्य वंश नंद वंश को खत्म करने के बाद आया था। मौर्य वंश का समय काल 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मौर्य वंश की जो स्थापना है वो चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त ने धनानंद को सत्ता से हटाकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो क्या हुआ था कि इसके पीछे बहुत लंबा कहानी है, तो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। ठीक है, तो कहानी क्या क्या है, तो देखो, नंद वंश जो है वो चल रहा था। ठीक है, नंद वंश चल रहा था। अब नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्म नंद ने। आप नाम याद रख सकते हो, महापद्म नंद। तो महापद्म नंद ने जो है नंद वंश की स्थापना, अभी ध्यान रखो, महापद्म नंद में नंद एक नाम आ रहा है, तो इस वंश को हम नंद वंश कहते हैं। वंश जो है वो व्यक्ति अपने नाम के आधारित रखता था। मान लो किसी का नाम अलग है, ठीक है, अशोक है, तो वो अशोक वंश रखेगा, यानी अपने नाम के आधारित वंश रखेगा वो। ठीक है, तो महापद्म नंद ने जो है नंद वंश की स्थापना कर दी। अब इसके जो आखिरी शासक थे उनका नाम था धनानंद। अब धनानंद क्या था कि देखो, एक तरह से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनका एक गुरु था। गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। इन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, इसे अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। तो चाणक्य इनके गुरु का नाम है। तो धनानंद को जो है, एक तरह देखो, चाणक्य जो है और धनानंद जो है, तो धनानंद ने जो है चाणक्य का अपमान कर दिया, किसी बात को लेकर, किसी टॉपिक पे अपमान कर दिया। तो चाणक्य ने ये सोचा कि मैं जो है धनानंद को सत्ता से हटाऊंगा और मैं कुछ अलग वंश की स्थापना करूंगा। ऐसा चाणक्य ने, विष्णुगुप्त ने, कौटिल्य ने सोचा। ठीक है, तो चाणक्य का शिष्य था जिनका नाम था चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप ये ध्यान रख सकते हो कि चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य एक बड़ा आदमी था। ठीक है, शासककार। ठीक है, तो इन्होंने जो है, चाणक्य ने इनकी मदद की, चंद्रगुप्त मौर्य की, और इनको कहा कि आप जो है धनानंद को हटाओ। और चंद्रगुप्त मौर्य भी नाराज हो गए, उन्होंने सोचा मेरे गुरु का अपमान कर दिया धनानंद ने, तो मैं इसे कहीं ना कहीं सत्ता से हटाऊंगा और मैं अपने एक नए वंश की स्थापना कर दूंगा। ऐसा सोच लिया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है धनानंद को सत्ता से हटाया और नई वंश की स्थापना कर ली, जिसका नाम था मौर्य वंश, या जिसे हम मौर्य काल भी कहते हैं, मौर्य वक्त ऐसा भी कह सकते हैं। तो नई सभ्यता की, या फिर हमारा जो वंश है, ठीक है, या फिर काल जो है, समय, तो खोज हो गई, एक तरह से स्थापना हो गई मौर्य साम्राज्य। यहाँ पे हमारा बन जाता है मौर्य साम्राज्य। अभी ध्यान रखो। तो इस प्रकार मैंने आपको पूरा इतिहास बता दिया कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, क्यों की, कैसे की, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि नंद वंश के बाद मौर्य वंश कैसे आया। बीच का थोड़ा इतिहास समझ गए होंगे आप, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, और आप ये ध्यान रखो, इसका समय काल है 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। आपको मैं बताऊं, अगर आप लेखक के बुक में देखोगे तो उसमें 322 ईसा पूर्व लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी में गलती लिखा हो, कैसा भी लिखा हो, आपको वही ध्यान रखना है, क्योंकि आपको नंबर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। भले ही एनसीईआरटी बुक में कुछ भी लिखा हो, गलत सलत कुछ भी लिखा हो, आप उसी को सच्चाई मानोगे, सच मानोगे। ठीक है, तो इसे मैंने आपको यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे 321 ईसा पूर्व लिख रखा। तो आगे चलते हैं। ये देख सकते हो चंद्रगुप्त मौर्य का फोटो है। इस प्रकार जो है मौर्य वंश की स्थापना हो गई थी। तो आप ये देखो कि मौर्य एम्पायर, हम इंग्लिश में कहते हैं मौर्य एम्पायर या फिर मौर्य साम्राज्य। एनसीईआरटी की कटिंग है, ये मैंने आपके सामने रख रखा है। तो देखो मौर्य साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। आप भारत का मैप निकालोगे तो ये जो इस साइड का पूरा एरिया है, ठीक है, इधर केरल से लेकर, तमिलनाडु से लेकर, यहाँ नेपाल से लेकर, इस साइड ऊपर चल के कश्मीर से, पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक, पूरा जो है ये पूरा साइड आप देख सकते हो। पूरे साइड में जो है मौर्य एम्पायर पूरा फैला हुआ था, पूरा शासन था मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, पूरा पूरा एक तरह से पूरा इलाका आप समझ। तो आप मैप में देख लिए कहाँ तक फैला हुआ था। तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ। आप ये देखो कि जो मौर्य साम्राज्य है इसमें क्या स्थिति है। देखो, तो पहले स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य का एक बेटा था जिनका नाम था बिंदुसार, और इनका भी एक बेटा था जिनका नाम था अशोक, यानी चंद्रगुप्त का पोता हो गया अशोक। ठीक है, तो ये 2 पीढ़ी तक जो है ये वंश चला। ठीक है, स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की।
के बेटे ने शासन किया, फिर अशोक ने। और अशोक जो है वो बहुत ही महान सम्राट माना जाता है इतिहासकारों द्वारा, क्योंकि सबसे ज़्यादा शासन जो है अशोक ने किया था, मौर्य साम्राज्य चलाया था बहुत दूरी तक। ठीक है, फिर अगर मौर्य साम्राज्य समाप्त हो जाता है तो फिर शुंग वंश आ जाता है। वो आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो आगे चलते हैं। तो आप एक टॉपिक आपका आ जाता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो है अशोक का धम्म। ठीक है, अशोक की फोटो है ये, आप देख सकते हो। तो अशोक का धम्म क्या है? देखो, अशोक तो नाम है व्यक्ति का, धम्म का मतलब होता है सच्चाई, यानी कुछ ऐसे हालात या कुछ ऐसे उपाय जिनको अपनाकर मनुष्य अपने जीवन में इस तरह सुखपूर्वक रह सकता है, और आने वाले जो वक्त है या आने वाला जो समय है उसमें भी सुरक्षित रह सकता है, सही रह सकता है। तो आप ये पढ़ो इसमें जो कौन कौन से टॉपिक है। तो इसमें आ जाता है बड़ों का सम्मान करना, ये धम्म का बता रहा हूँ, अशोक का धम्म है। इसमें कुछ बातें हैं, बड़ों का सम्मान करना, ठीक है, सत्य बोलना, अपने से छोटों के साथ उचित व्यवहार करना, ये आ जाता है। अहिंसा को अपनाना, अहिंसा का मतलब वो ये होता है जिसमें शारीरिक रूप से कुछ वार नहीं किया जाता, उसे कहते हैं अहिंसा। सेवकों के प्रति दयावान रहना। तो ये जो है धम्म के कुछ बातें हैं, आप इसको ध्यान रख सकते हो, अशोक के धम्म। और कुछ बातें यहाँ पे आ जाएंगे। अशोक के धम्म के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जो जीवन है, जो भी जीवन मनुष्य का है, इस संसार में भी और इसके बाद का जो संसार है उसमें बहुत अच्छा रहेगा। अगर मनुष्य ये सभी बातों को अपनाएगा तो मनुष्य जिस जीवन में जी रहा है उसमें भी सही रहेगा, और आने वाले जो जीवन है उसमें भी सही रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए जो धम्म महामात है उनको नियुक्त किया जाता था। धम्म महामात कौन थे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आगे चलते हैं। अब टॉपिक आ जाता है मौर्य साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण क्यों? क्या था मौर्य साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण क्यों था? शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सबसे पहले उस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका ही फायदा होगा। आपको इस कोर्स में जितने भी वीडियो करवाए जाते हैं वो आपको मिलेंगे। अगर आप क्लास 12th में हो तो आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा, आपको वहाँ पॉलिटिकल, फिजिकल, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, आपको वहाँ सभी वीडियो मिलेंगे। तो आप ये देखो, 19वीं शताब्दी, जब ये देखो आप 19वीं शताब्दी का मतलब ये हो जाता है कि 19वीं शताब्दी जो है जिसको हम सदी भी कहते हैं, तो 19वीं शताब्दी में जब इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को लिखना शुरू किया तो मौर्य काल को सबसे महत्वपूर्ण काल माना। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण काल माना, ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अखंड भारत का निर्माण किया गया था। मौर्य काल की जो मूर्तिकला है वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही एकदम प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि मौर्य काल के जो राजाएं थे, जो राजा थे, वो अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी उपाधियां नहीं लगाते थे, लेकिन जो आगे जो शासन आ गए, जो शासक आ गए, वो अपने नाम के आगे बहुत ही बड़े बड़े उपाधियां लगाते हैं, जैसे देवतुल्य उसे हम कह देते हैं। ठीक है, आगे कुछ राजाओं के नाम आएगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और इतिहासकार ने अशोक को एक महान सम्राट माना, जैसा कि मैंने आपको बताया था। राष्ट्रवादी इतिहासकाल के लिए अशोक एक प्रेरणा का स्रोत है। जो राष्ट्र के अंदर जो भी इतिहासकार हैं वो अपने वो अशोक को अपना गुरु मानते हैं, वो प्रेरणा मिलता है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य 150 वर्षों तक चला, लेकिन भारतीय इतिहास में इसे बहुत महत्वपूर्ण काल माना गया। ठीक है, समझ गए? तो आपसे कोई पूछे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई, आपको पता होना चाहिए था। और कितने वर्षों तक चला? 150 वर्षों तक। लेकिन मैं आपको बता दूं कम वर्षों तक चला, ये भी 1.5 वर्षों तक चला, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसमें बहुत सारी बदलाव हो गए थे, इसमें पूरा स्थिति बदल गया था, बहुत ही एक तरह से बहुत चेंजिंग था इसमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब आ जाता है अपना अगला वंश आ जाता है, वो है हमारा गुप्त वंश। तो आप ये ध्यान रखो, इसमें एक वंश का गैपिंग हो जाता है। मौर्य वंश के बाद जो है शुंग वंश आ जाता है, उसके बाद आ जाता है लाइन से आ जाता है पहले नंद वंश। आपको यहाँ बताता हूँ, पहले हमारा नंद वंश आता है, फिर हमारा मौर्य वंश आता है, ठीक है, फिर हमारा शुंग वंश आ जाता है, फिर आ जाता है हमारा गुप्त वंश। इसके आगे भी बहुत सारे वंश आ जाते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं आपको आगे नहीं बताऊंगा। ये देखो, नंद वंश आपके सिलेबस में नहीं, इसको आप कट करो। शुंग वंश नहीं है, इसको भी आप कट करो। मौर्य वंश आपने समझ लिया, अब गुप्त वंश की बारी आ जाती है। तो मौर्य वंश के बाद थोड़ा सा शुंग वंश के बारे में आप समझ लो, अगर आप समझ लोगे तो आपको थोड़ा आसानी होगा।
तो क्या था कि जो मौर्य वंश था, तो मौर्य वंश की स्थापना हो गई। और मौर्य वंश के बाद एक मौर्य वंश के एक शासक थे जिनका नाम था बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ उनका नाम था। तो बृहद्रथ का एक सेनापति था, उनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। उसने सोचा मैं बृहद्रथ का जो है हत्या कर दूंगा और एक नई वंश का, एक तरह से नए वंश का स्थापना करूंगा। तो क्या हुआ कि एक जंग चल रहा था, कि लड़ाई चल रहा था, उसी में साइड में वो जो पुष्यमित्र शुंग था वो रथ के ऊपर बैठा हुआ था। ठीक है, और जो बृहद्रथ था उस समय तक शासक था, ठीक है, मौर्य साम्राज्य का शासक, तो वो भी वहीं पे था। तो बृहद्रथ जो था वो वहीं पे था, और जो हमारा पुष्यमित्र शुंग था वो भी वहीं पे था। तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है बृहद्रथ को तलवार लगाया, ठीक है, पेट पे तलवार लगाया, उनकी हत्या कर दी वहां पर। ठीक है, फिर जाके आगे आपको पूरा विश्व पे जो है एक तरह से शुंग एम्पायर देखने को मिलेगा। शुंग साम्राज्य या फिर शुंग वंश भी कह देते हैं। ठीक है, तो शुंग वंश आ जाता है। पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश की स्थापना करता है। अब शुंग वंश में क्या हाल है कि शुंग वंश चलते रहता है, और शुंग वंश के बाद आ जाता है गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना जो है श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है, आप ये ध्यान रखो, नाम के अनुसार वंश चलाया जा रहा है। पुष्यमित्र शुंग नाम है तो उसने क्या रख दिया, शुंग वंश। ठीक है, श्रीगुप्त नाम है, उसने क्या रख दिया, गुप्त वंश। महापद्मनंद नाम है, उसने क्या रख दिया, नंद वंश। ऐसे अपने नाम के अनुसार वंश को तय करते थे और नाम रखते थे। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। व्यक्ति का आप नाम याद रखोगे तो आपको वंश आराम से याद हो जाएगा, कुछ लंबा नहीं है ये, बस नाम थोड़ा सा अटपटे हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ गुप्त वंश। तो आप पॉइंट को देख सकते हो या आप लिख सकते हो कॉपी में, देखो। गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है वो 240 ईसा पूर्व से 240 ईसा पूर्व में हुआ था स्थापना, और 280 ईसा पूर्व तक चला। श्रीगुप्त के मृत्यु के बाद इनका जो पुत्र था, पुत्र घटोत्कच, ठीक है, इनका उत्तराधिकारी बना। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के बहुत सारे एक तरह से गुप्त साम्राज्य में बहुत सारे राजा थे, वो वहाँ पे शासन करते थे। गुप्त साम्राज्य को सोने का युग कहा जाता है, स्वर्णिम युग कहा जाता है इसे, क्योंकि यहाँ पे सोने के बारे में पता चला था। एक तरह से बहुत ही प्यारा युग था। ठीक है, तो इसे सोने का युग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाता है, वो ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक हो जाता है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये सोने का युग कहा जाता है, इतना आप समझ सकते हो। तो आगे चलते हैं। तो आप ये देखो कि जो गुप्त एम्पायर या फिर गुप्त साम्राज्य वो कहाँ तक फैला हुआ। आप ये देखे, आप यहाँ पे ये समझे थे कि जो यहाँ पे मौर्य साम्राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ था, इतना लंबा फैला हुआ था, लेकिन गुप्त साम्राज्य बहुत ही छोटे जगह में फैला हुआ, इतने दूर में फैला हुआ है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो बहुत ही छोटे जगह में फैला हुआ है। मैप में आप ये समझ सकते हो कहाँ पे मुगल एक तरह से गुप्त साम्राज्य था। आपका पहला टॉपिक आ जाता है प्रिंसेप और पियदस्सी। ये आपका एनसीईआरटी का पहला टॉपिक है, आपके चैप्टर की शुरुआत में मिल जाएगा, प्रिंसेप और पियदस्सी। तो ये क्या था, तो आप ये पॉइंट देखो। भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, यानी कुछ प्रगति हुआ 1830 के दशक में। आपको सही डेट बताऊं तो 1838 आ जाएगा, लेकिन दशक का मतलब ये होता है कि 10 साल जुड़ जाते हैं उसमें। क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको ये पता होगा अगर आप क्लास 8वीं में इतिहास पढ़ रहे होगे, तो उसमें मुगल काल का, ईस्ट इंडिया कंपनी का ये सब आया होगा। 1600 कुछ में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक उत्तराधिकारी थे या फिर एक अधिकारी थे, उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप, ने जो है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाल लिया। अब ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि बहुत ही रहस्यमय लिपि है। आप ये याद रखो कि जो हड़प्पाई लिपि था उसे हम चित्रात्मक लिपि कहते हैं, और हड़प्पा लिपि का जो है वो अर्थ नहीं निकाला गया, लेकिन जो ब्राह्मी लिपि था और जो खरोष्टी लिपि था उसका अर्थ निकाला गया। तो इस प्रकार जो है पता चल जाता है कि जो ब्राह्मी लिपि था और जो खरोष्टी लिपि था, तो ब्राह्मी लिपि भी एक प्राचीन लिपि था, लेकिन उसका जो है अर्थ निकाल लिया गया, लेकिन उसको निकालने में बहुत सदी लग गए, कितने शताब्दी लग गए, जाके उसका अर्थ निकला। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उसका भी अर्थ निकालना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन
इतिहासकारों ने बहुत खोज किया, बहुत दिमाग लगाया तो निकला, लेकिन हड़प्पा लिपि का अर्थ आज तक नहीं निकाला गया। बहुत अजीब लिपि है, उसको आज तक पढ़ा नहीं गया। आरंभिक में जो भी अभिलेख मिले, ठीक है, आप ये नाम याद रख सकते हो कि 1838 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। उन्होंने जो है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाल लिया। और जो शुरू में, आरंभिक का मतलब होता है शुरू में, आरंभिक में जो भी अभिलेख मिले और जो भी सिक्के मिले वो इन्हीं लिपियों में लिखे गए। इन लिपियों में, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि। जेम्स प्रिंसेप ने यह पता लगाया कि अधिकतर जो अभिलेख मिले हैं और जो अधिकतर सिक्के मिले हैं उसके में जो है एक शब्द लिखा मिला है। वो शब्द क्या है? पियदस्सी। पियदस्सी बहुत ही शब्द बहुत अच्छा है। तो ये देखो, पियदस्सी का मतलब होता है मनोहर मुख आकृति वाला राजा। मनोहर मुख मतलब क्या होता है? सुंदर चेहरा, सुंदर चेहरा वाला राजा, ठीक है, जिसका चेहरा सुंदर हो, ठीक है, शरीर सुंदर हो या शरीर फिट हो, ऐसे हम कह सकते हैं, यानी सुंदर मुख वाला राजा, इस पियदस्सी शब्द का अर्थ है। शुरू में अभिलेख जितने भी मिले थे उनमें राजाओं का नाम अशोक भी लिखा मिला है। जितने भी अभिलेख मिले उसमें राजा का नाम अशोक लिखा मिला है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक एक प्रसिद्ध शासक, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ के साहित्य को आप पढ़ोगे उसमें अशोक को बहुत ही प्रसिद्ध शासक माना जाता है, ठीक है। तो ये आप ये ध्यान रख सकते हो कि प्रिंसेप और पियदस्सी क्या। तो मैंने आपको पहला टॉपिक बता दिया। इसमें मैं आपको टॉपिक वाइज बताता हूँ और आपको इसमें पूरा कोर्स के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा तीनों बुक करा दूंगा, एकदम एक टॉपिक नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभिलेख और अभिलेख शास्त्र, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो चलते हैं आगे। तो और अभिलेख शास्त्र क्या है? तो देखो, अभिलेख उसे कहते हैं, किसी भी, मान लो कोई भी पत्थर है या कोई भी धातु है या कोई मिट्टी के बर्तन है या कोई भी कठोर सतह है, उस पर जो भी खुदे खुदे लेख मिलते हैं उन्हीं को हम अभिलेख कहते हैं। मान लो ये देखो आपके सामने फोटो है, ये एक कठोर पत्थर है। अभिलेख का मतलब आप अभी समझ लो। अगर अभी आप अभिलेख का अर्थ समझ जाओगे तो मेरी गारंटी आपको आगे परेशानी नहीं होगी। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, पूरा डीप बताऊंगा अभिलेख का मतलब क्या होता है। तो देखो, अभिलेख का मतलब क्या होता है, लेख मतलब क्या होता है? लिपि, है ना। तो ये एक कठोर सतह है, यहाँ पर ये सब खुदे खुदे लेख मिल रहे हैं, ये लेख हैं, ठीक है ना। हम शब्द कह सकते हैं, लेख कह सकते हैं, ये लेख लिखे हुए हैं, तो इन्हें हम अभिलेख कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया? तो ये जो पत्थर है, मान लो इसको भी आप देख सकते हो, ये पत्थर है, इस पे ये सब लिपि में लिखा गया है, ठीक है, तो इन्हें हम अभिलेख कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे, यानी कोई भी पत्थर, धातु, कठोर सतह जिस पे हम लिख सकें, या पत्थर हो, जमीन हो, कुछ भी ऐसा चीज हो जिस पे हम लिख सकें, उन्हीं को हम कहते हैं अभिलेख। अब ये यहाँ पे लिखते क्यों थे? उस समय तो कॉपी किताब इनका तो खोज ही नहीं हुआ होगा, या फिर लिखने का कोई साधन नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार पत्थर पे लिखे करते थे वो लोग, सोचते पत्थर पे लिखा जाता था ऐसे में, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि अभिलेख किसे कहते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अभिलेख का मतलब आप समझ गए हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप नहीं समझे हो तो आपको मैं दोबारा बता देता हूँ कि अभिलेख का मतलब होता है कोई भी कठोर सतह है, ठीक है। मान लो कोई कठोर सतह है या कोई बहुत ही किला है, पत्थर है, या कोई भी, मान लो आपको और उदाहरण देता हूँ, या मान लो कोई ऐसा जहाँ हम लिख सकें कुछ भी। मान लो एक लिपि में, मान लो मैं कुछ अलग ही लिखता हूँ, ठीक है, ये मैंने लिख दिया एक लिपि में, ये मैंने एक पत्थर पे लिख दिया। अब ये जो मैंने लिखा है इसको हम अभिलेख कह देंगे, ठीक है, समझ गए। तो इसी को अभिलेख कहते हैं, और अभिलेखों के अध्ययन को हम अभिलेख शास्त्र कहते हैं, समझ गए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है, जो भी व्यक्ति अभिलेख को बनवाते थे, मान लो कोई व्यक्ति बनवा रहा है अभिलेख को, तो उसमें उसकी, उस व्यक्ति की उपलब्धियां, उसके बारे में, उसके द्वारा किए गए कार्य तथा उनके विचार लिख दिए जाते थे। अधिकतर अभिलेखों में राजाओं के क्रियाकलाप, वो कैसे काम करते थे, ठीक है, विजय अभियान जो था उनका, लोगों के प्रति जितने भी उन्होंने अभियान चलाया वो लिख देते थे अभिलेख में। धार्मिक संस्थाओं को दिए गए जो भी दान का ब्यौरा है, कुछ भी दान दिया है धार्मिक रूप से, धर्म के ऊपर, धार्मिक मतलब होता है धर्म। मान लो कोई हिंदू है या मुस्लिम है, उनको किसी राजा ने 1-1 लाख रुपए दे दिए, ठीक है, दे दिए। अब जो 1-1 लाख रुपए दिया है इसको हम अभिलेख में लिख देंगे, ठीक है, यानी दिए गए दान का ब्यौरा लिख देते थे। और कुछ अभिलेखों में इसके निर्माण की तारीख भी लिखी है। मान लो
इतिहासकार खोज कर रहे हैं किसी, तो वहाँ पे अभिलेख मिल गया। अब अभिलेख में अगर इतिहास, वो अभिलेख बनवाने का तारीख लिखा हुआ है, तो तारीख से इतिहासकार को पहचान हो जाता था, उनको बहुत ही आसानी मिलता था उस चीज़ को ढूंढने में। तारीख मिल गया यानी पता चल जाता था कि साल पुराना है, कब लिखा गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा फायदा हो जाता है। कुछ अभिलेखों में इसके निर्माण की तारीख लिखी हुई है। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे हुए थे। प्राकृत भाषा का मतलब होता है आम बोलचाल की भाषा। जैसे मान लो मैं आपसे हिंदी भाषा में बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपसे हिंदी भाषा में बात कर रहा हूँ, तो ये हो जाती है प्राकृत भाषा। तो प्राकृत भाषा में लिखा हुआ था। प्राकृत भाषा आम जनता वाली भाषा थी, मैंने आपको बताया। और अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। आप अभिलेख का अर्थ और अभिलेख शास्त्र, ये दोनों आप समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है। इसमें अभिलेख का जिक्र बहुत ज़्यादा है। तो हमारा टॉपिक आ जाता है जनपद और महाजनपद। बहुत ही, आपको कहूँ तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसको डबल टिक लगाकर एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट टिक लगा सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं अपना टॉपिक, और ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो आपको एकदम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। तो पहले आप ये समझो कि जनपद, जनपद शब्द है, जनपद शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक है। जन और है पद, ये क्या है? तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने लिख रखा है। जन का मतलब होता है जनता, पद का मतलब होता है पैर। यानी जनता ने किसी भी क्षेत्र में अपने पैर रख दिए, उन्हीं को हम जनपद कहते हैं। मान लो ये पूरा इलाका है दिल्ली, ये पूरा इलाका है मुंबई, ठीक है। उदाहरण भी आपको दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। ये मुंबई है, ये दिल्ली है। अब यहाँ के 15 आदमी आए ट्रेन के सहायता से, यहाँ के चल 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 के आए, यहाँ पे उन्होंने अपने पैर रख दिए, यानी यहाँ पे आके एक तरह से आ गए, तो इन्हें हम कहेंगे जनपद, क्योंकि जनता दूसरे इलाके से यहाँ पे आ रही है, इन्हीं को हम कहेंगे जनपद। तो जनपद शब्द का ही अर्थ ये हो, ठीक है। आपको मैंने उदाहरण सहित बताया है ताकि आपको परेशानी ना हो और समझ में आए, क्योंकि ये इतिहास सब्जेक्ट है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। यानी जहाँ जनता ने अपने पैर रख दिए हो, यानी जनता किसी क्षेत्र पर आके बस गई हो, उन्हें हम जनपद कहते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब हमारा टॉपिक आ जाता है महाजनपद, ठीक है। महाजनपद क्या होता है? तो जनपद का मतलब ये हो जाता है कि जहाँ जनता ने पैर रख दिए हो अपना। अब महाजनपद क्या है? तो देखो कुछ शताब्दी बाद कुछ जनपद जो है, ठीक है, कुछ जनपद इतने इंपॉर्टेंट हो गए, इतने महत्वपूर्ण हो गए कि उन्हें महाजनपद का नाम दिया जाने लगा, ठीक है। महाजनपद ये नाम दिया गया। कुछ मान लो राज्य हैं या कुछ भी ऐसा क्षेत्र है या कुछ जनपद हैं, वो बहुत ही एक तरह से महत्वपूर्ण हो गए, तो उन्हें जनपद का नाम, महाजनपद का नाम दिया जाने लगा। तो आपके सामने मैंने लिखा है, तो देखो लगभग 2500 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? आप डेट याद रखो, 2500 वर्ष पहले। आप पेपर में ऐसे ही लिखोगे अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद इतने महत्वपूर्ण हो गए कि उन्हें महाजनपद का नाम दिया जाने लगा या फिर दिया गया। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी और उन राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। किलेबंदी का मतलब होता है, मान लो ये राजधानी का द्वार है, ये पूरा राजधानी का जो मेन द्वार है, इसमें किलेबंदी की गई थी। यहाँ सेना को खड़ा किया गया था, सेना तैनात किए गए थे ताकि वो ध्यान रखे, ठीक है। ठीक हो जाता है हमारा किलेबंदी। किलेबंद राजधानी का रख रखाव जो है वो सेना करती थी, यहाँ पे खड़े होकर सेना करती थी। आपको ये पता होना चाहिए। हर महाजनपदों में एक राजा का शासन होता था, ठीक है। कुछ भी महाजनपद है, कोई जगह है, क्षेत्र है, तो उस पे राजाओं का शासन होता था। लेकिन गण और संघ नाम के दो प्रसिद्ध राज्य थे जहां एक से अधिक राजाओं का शासन होता था। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि कुछ महाजनपद थे, उनमें राजधानियां होती थी, किलेबंदी की गई थी, रख रखाव के लिए सेना को रखा गया था और राजा शासन करते थे। लेकिन यहाँ पर गण और संघ नाम के दो प्रसिद्ध राज्य आ जाते हैं जिनका नाम गण और संघ है, तो वहाँ पे एक से ज़्यादा राजाओं का शासन होता है। तो देखो गण क्या है? गण शब्द का प्रयोग जो है कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता है, और संघ शब्द का प्रयोग जो है किसी संगठन तथा सभा के लिए प्रयोग में किया जाता है, लाया जाता है, ठीक है। आप ये जो राज्य याद रख सकते हो, गण और संघ, ठीक है। तो ये हमारा महाजनपद था,
और ये जो महाजनपद है, ये हमारे टोटल हमारे 16 महाजनपद हैं। ठीक है, अगर आप बौद्ध ग्रंथ के साहित्यों को पढ़ोगे, बौद्ध ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ के जो साहित्य हैं उनको अगर आप पढ़ोगे तो मैं 16 महाजनपद का जिक्र बार बार आएगा। बौद्ध ग्रंथ इसमें आ जाएगा। ठीक है, और जो जैन ग्रंथ है या जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं, इनके ग्रंथों को जब आप पढ़ोगे तो इसमें बार बार 16 महाजनपद का जिक्र आएगा। ठीक है, तो देखो 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में देखने को मिलता है। अब ये जो बौद्ध ग्रंथ है और जो जैन ग्रंथ है, ये बहुत ही बड़े ग्रंथ हैं। आप अगर ग्रेजुएशन में पढ़ोगे तो आपको बौद्ध ग्रंथ पूरा विस्तार से बताया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आप 16 महाजनपद को बिल्कुल विस्तार से जानोगे। अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स करते हो तो आप वहाँ पूरा जानोगे हिस्ट्री के इतिहास के बारे में, कि ये जो पूरा इतिहास है एक तरह से महाजनपद के ऊपर, तो आप इसमें पूरा पढ़ जाओगे। तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ और जैन धर्म के ग्रंथ जो हैं उनमें 16 महाजनपदों का जिक्र आता है, लेकिन ज़्यादातर जो महाजनपद का जिक्र उसमें आता है वो कौन कौन से हैं? तो पहला हमारा हो जाएगा मगध, गांधार, वज्जी, कौशल, कुरु, पांचाल, अवंती। तो इनका जिक्र जो है बहुत ज़्यादा आ जाता है। ये ग्रंथ आप पढ़ोगे उसमें इनका नाम तो बहुत ज़्यादा आएगा, हर बार इनका नाम आएगा अगर आप पढ़ोगे तो। इन महाजनपदों का नाम कई बार इन ग्रंथों में देखने को मिलता है। भगवान महावीर जो थे और जो भगवान बुद्ध थे, ये भी इन्हीं गण से संबंधित थे। ठीक है, इन्हीं गण से संबंधित थे, आप ये ध्यान रख सकते। तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताता हूँ उसमें कौन कौन से महाजनपद हैं। तो आप पाकिस्तान की साइड में जाओगे, हड़प्पा वाले साइड पे, तो यहाँ पर आपको दिखेगा गांधार, ये आपका पहला हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक हो जाएगा दूसरा, कुरु यहाँ तीसरा, पांचाल, ठीक है, मत्स्य, अवंती, केदी, वत्स्य, कौशल, कांसी, मल्ल, वज्जी जिसे हम वृजी भी कहते हैं, मगध, अंग, वंश और अस्मक। ठीक है, तो हमारे 16 जो है वो आपके सामने मैंने लिख रखा है। 16 आपके एनसीईआरटी का है, आपके एनसीईआरटी का कटिंग है ये, आप देख सकते हो। मानचित्र 1 पे आप देखोगे तो आपको ये एक तरह से मैप मिल जाएगा, उसमें आप ये देख सकते हो 16 महाजनपद कौन कौन से हैं। आपको मैप में पता होना चाहिए कि ऐसे आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि दिए गए चित्र के अनुसार ये बताइए कि जो कुरु है वो किस साइड स्थित है। आपको ऐसे करके एरो दे देगा। ठीक है, आपको पहचानना है कि इस साइड कौन सा महाजनपद था, या फिर यहाँ पे एरो दे देगा ऐसे, या फिर यहाँ एरो दे देगा, या यहाँ पे एरो दे देगा और बोल देगा यहाँ पे कौन सा था। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे गांधार, अवंती, ऐसे। ठीक है, चल आगे चलते हैं। तो आप देखो 16 महाजनपदों में से प्रथम जो शक्तिशाली महाजनपद था वो हमारा मगध है, और मगध वर्तमान समय में बिहार में स्थित है। आपको ये पता होना चाहिए। अगर पूछ ले कि मगध वर्तमान समय में कहाँ पे स्थित है तो आप कहोगे बिहार में। ठीक है, 16 महाजनपद हैं। ठीक है, मगध क्यों शक्तिशाली था, ये बहुत सारे कटिंग है आपके सामने मैंने रख रखा है, आपको पता चले। शुरू करते हैं अपना 16 जनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली और प्रथम शक्तिशाली जो था वो मगध था। मगध वर्तमान समय में बिहार में स्थित है। मगध छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व बोल रहा है, यानी ईसा पूर्व 0 मान लो यहाँ पर, के पीछे जाएंगे कितनी, छठी शताब्दी, यानी 600 साल पीछे जाएंगे, यानी 600 ईसा पूर्व की बात कर रहा है। ठीक है, 600 ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी, यानी 2 साल हम घट जाएंगे यहाँ पर, तो हम आ जाएंगे 400 ईसा पूर्व। यानी 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व में शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आप ये पहचान लो कि जो छठी, अब ये सब समझो, मान लो आपके सामने आ गया कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, का मतलब क्या हुआ, यानी आप 0 यहाँ पे खड़ा कर दोगे, ईसा मसीह लिख दोगे, इसके पीछे चला जाओगे, शताब्दी की बात कर रहा है, यानी 100 साल इसमें जुड़ जाएंगे। पूछ रहा है चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी इसमें 400 साल जोड़ देंगे, 400 साल हम यहाँ पे उतार देंगे, यानी 400 ईसा पूर्व की बात ये प्रकार आप पहचान सकते हो। कि वरना कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या कह रहा है, छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, तो ये इसका मतलब होता है। तो मगध बहुत ही शक्तिशाली है, क्यों है, आपके सामने आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा, मगध इतना शक्तिशाली क्यों है, क्यों है?
तो इसके कारण कौन कौन से हैं, इसके रीजन कौन कौन से। तो आपके सामने मैंने ये सभी रीजन लिखा है। तो देखो, उपजाऊ उपजाऊ भूमि यहाँ पर है, जिससे अच्छी फसल होती है। ठीक है। जंगलों में जो है हाथी उपलब्ध थे, और सेना के रूप में हाथियों को शामिल किया जाता था। यहाँ पे फसल बहुत अच्छे थे। ठीक है। हाथी थे जंगल में, और हाथी को जो है सेना के रूप में प्रयोग करते थे ये मगध। ठीक है। इसलिए बहुत शक्तिशाली थे। लोहे के औजार और हथियार बनाना आसान था, यहाँ पर बहुत बनते थे। शुरू में जो मगध थी, इसकी राजधानी जो है राजगृह था। लेकिन 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, फिर वही बात आ गया, यानी 400 ईसा पूर्व, 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र हो गई। अब इसका नाम हो गया पटना। ठीक है। पहले राजगृह था 400 ईसा पूर्व के आसपास, फिर इसका नाम हो गया पाटलिपुत्र, और फिर हो गया पटना। ठीक है। अब इसको पटना समझो। इस साइड में स्थित है ये, आप ये देख सकते हो मैप में, बिहार के साइड में ही है। तो आप यहाँ पे समझ चुके हो, ये है। आप इसको नोट डाउन कर लो। आप अगर नोट डाउन करोगे तो आपका फायदा होगा। क्या फायदा होगा, आपको समझ में आएगा, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। तो अब आ जाता है हमारा टॉपिक 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इसका मतलब क्या होता है, 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व को एक परिवर्तनकारी काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इस समय बहुत ही बदलाव हुए थे। ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पीछे चले जाएंगे हम। तो एक परिवर्तनकारी काल कहा जाता है इसे। ठीक है। तो क्यों कहा जाता है, ये हमारा एक टॉपिक हो जाएगा। शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। तो देखो, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक परिवर्तनकाली काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय सिक्के, आप ये मैं आपको पॉइंट के अनुसार, पहला, नए राज्यों का उदय हुआ था। ठीक है। इसी समय जो है 600 ईसा पूर्व के समय, ईसा मसीह के 600 साल पहले हम जाएंगे, नए राज्यों का उदय हुआ था, इसलिए हम इसे परिवर्तन काल कहते हैं एक तरह से। दूसरा हमारा हो जाएगा नगरों का उदय। ठीक है। तीसरा हमारा हो जाएगा लोहे का बढ़ता उपयोग। यहाँ पे लोहे के जो आप देख रहे हो, ये देखो, आप लोहे का देख सकते हो, लोहे का बढ़ता उपयोग यहाँ पे दिखाई दिया था, इसलिए इसे हम परिवर्तन काल कहते हैं। सिक्कों का बढ़ता उपयोग, ये जो आप सिक्के देख सकते हो, इनका उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। ठीक है। ब्राह्मण द्वारा धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों के, आप ये देख सकते हो जो ग्रंथ है, ये जो है धर्मशास्त्र, हमारे जो है, उन्होंने, ब्राह्मण जो है, उन्होंने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी इसी समय 600 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है। इतिहास में कुछ फिक्स नहीं होता, उसमें आपको एक शब्द मिलेगा लगभग या फिर संभवतः। ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 1, चैप्टर था हमारा राजा किसान और नगर, किंग फार्मर्स टाउन्स। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा वीडियो आएगा राजा किसान और नगर पार्ट 2, उसमें मैं आपको बिल्कुल इसके आगे जो टॉपिक बचते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर भी मैं आपको लगभग आपको कहूँ तो इतिहास का ये चैप्टर जो आपका है, ये मैं आपको 3 पार्ट में समझा दूंगा, पूरा खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप ये कोर्स को ज्वाइन कर सकें। अगर आप क्लास 12th में, तो आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद है ये। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है। और जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी फ़ायदा हो सके। और कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो ये वाला, तो इसको आप लाइक करें। ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 था, आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।